जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में फिजिक्स में पढ़े थे, क्लास 10 का चैप्टर 1 शुरू किए थे। तो उसमें हम पढ़े थे कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे थे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और हमने उसमें 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा था, 4 पॉइंट के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद आगे हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे हम 4 पॉइंट पढ़े थे, ये होता था हमारा अवतल दर्पण, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। तो हमने पढ़ा था कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच स्थित होती थी तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनती थी और ये काल्पनिक प्रतिबिंब होती थी। ये एक नंबर यहाँ बनता था। फिर जब हम फोकस पर रखे थे तो वस्तु प्रतिबिंब उसका अनंत पे बना था। फिर इसके जब बीच में रखे थे तो ऐसे हम 4 पॉइंट के बारे में पढ़े थे। सेंटर का हम पढ़े थे कि सेंटर पर जब रखते हैं तो वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर पर ही बनता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, यहाँ पे अनंत होता था कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं इसके बाद वाले टॉपिक में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक यही था कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति अर्थात कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए देखते हैं हम। ये था हमारा अवतल दर्पण। दर्पण पीछे से पेंट किया रहता है, चलिए हमने पीछे से पेंट कर दिया। और ये होता था उसका प्रधान अक्ष, ये होता था पोल, ये होता था फोकस और ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात कि वक्रता त्रिज्या, और इधर कहीं पे अनंत होता था। तो हमारा टॉपिक है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत ये है और वक्रता केंद्र ये है। पिछली क्लास में हमने यहाँ पे फोकस और पोल के बीच रखा था, फोकस पे रखा था, इसके बीच रखा था और सेंटर पे भी रख के रखा था। और आज हम पढ़ेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये रही हमारी वस्तु, इसको हम नाम दे देते हैं कि ए बी। वस्तु का नाम क्या है, ए बी। और ये यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच ही है वस्तु। यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। अब यहाँ पे वस्तु है, जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो एक प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकरा करके ऐसे जाएगी और ये क्या हुई, ये हमारा प्रधान अक्ष था, इसको हम प्रधान अक्ष कहते थे, प्रधान अक्ष। तो जो एक प्रकाश की किरण, जो भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो कहाँ जाती है, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से आती है, ऐसे फोकस से आती है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर आती है। देखिए यहाँ पे फोकस है, फोकस से होकर आती है। तो एक हमारी स्थिति ये थी। और जब एक प्रकाश की किरण, चूंकि प्रकाश इस पे पड़ती तो चारों दिशाओं में न जाती है, तो ये तो हमारी रही स्थिति। जब प्रधान अक्ष के समानांतर गई तो वो कहाँ से आई, वो फोकस से आई। एक अगर प्रकाश की किरण अगर सेंटर से होकर के जाती है, ये रही हमारी सेंटर, अगर यहाँ से सेंटर से होकर के जाती है, यहाँ पे दर्पण पे पड़ती है, तो ये जिस रास्ते से जाती है, अगर सेंटर से होकर के जाती है तो फिर ये उसी रास्ते पे वापस लौट कर आती है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि जब वस्तु सेंटर से होकर के जाती है तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। सेंटर से होकर के जाती है तो प्रकाश की किरण प्रत्येक बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जिस रास्ते से होकर के जाती है उसी रास्ते से होकर के वापस आती है। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और जो दोनों प्रकाश की किरण जहां पे मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पे मिली, सेंटर और
अर्थात कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच ये रही ना दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे मिल रही, तो ये हो गई हमारी प्रतिबिंब। और इसका नाम है ए बी, तो इसको हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश। और चूंकि दर्पण के तरफ ही बन रही है इसलिए हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित है, ये वस्तु है हमारी ए बी, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच है, यहाँ पे जब फोकस पड़ेगी तो प्रकाश की एक किरण इस पैरेलल, इसका प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी। तो जो भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी वो परावर्तन के बाद से कहाँ मिलेगी, फोकस से आएगी। और जो सेंटर से होकर के जाएगी वो फिर यहाँ से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर वापस आती है, क्योंकि सेंटर से जाती है तो उसी सेंटर पर ही वापस आती है, सेंटर से ही होकर के वापस आती है। और ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना, इसको नाम रख दिए ए डैश बी डैश। तो ये रहा वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित है, यही हमारी वस्तु है ना, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित है, अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस, इसके बीच ही बना है ना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। तो ये तो हो गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहां बनेगी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, अर्थात कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम चलिए आपको टॉपिक दे देते हैं, पॉइंट दे करके बता देते हैं। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु ये रहा प्रधान अक्ष के वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और वस्तु जो है, जो प्रतिबिंब जो बन रहा है दर्पण के तरफ ही बन रहा है, दर्पण के पीछे थोड़ी ना बन रहा है, दर्पण के तरफ ही बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के तरफ बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु हमारा ये रहा इतनी बड़ी और प्रतिबिंब इतनी बड़ी बन रही है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। ये 3 टॉपिक आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, ये रहा हमारा अनंत और ये रहा वक्रता केंद्र, सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और वस्तु ए बी जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ही स्थित है ना, और जब इस पे प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलेगी, लेकिन एक किरण ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। तो जो भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होकर के आती है, ये फोकस से होकर के आई, और एक किरण ऐसे निकलेगी जो सेंटर से होकर के जाती है। तो जो सेंटर से होकर के जाती है वो फिर सेंटर पर ही वापस आ जाती है, सेंटर के रास्ते से ही वापस आ जाती है। और ये दोनों प्रकाश की किरण जहां पे मिलती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, यही प्रतिबिंब है हमारा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा ये रहा ना प्रतिबिंब, तो यही बना। तो यही है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्र, जब वस्तु अवतल दर्पण में, जब वस्तु अवतल दर्पण में, ये रहा हमारा अवतल दर्पण में अनंत तथा वक्रता त्रिज्या के बीच स्थित हो, वक्रता
केंद्र, ये रहा अनंत और ये रहा वक्रता केंद्र। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, ये रहा हमारा वस्तु, इसके बीच में स्थित है। तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा फोकस। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है ये वस्तु। ये प्रतिबिंब की स्थिति हुई कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ये रहा प्रतिबिंब की प्रकृति की प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, क्योंकि दर्पण की तरफ ही बन रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु से यहाँ पे क्या बनता है? छोटा बनता है। तो चलिए ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। इसमें और एक टॉपिक रह जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों हमारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का हमारा लास्ट ये पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उस बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आइए हम देखते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र के इधर बाहर रहता है अनंत। अब हमारा टॉपिक यही है कि जब वस्तु, दोस्तों ये हमारा अवतल दर्पण में ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ और ये हुआ हमारा वक्रता केंद्र हुआ। और चूंकि वक्रता केंद्र इधर अनंत है, अगर अनंत से अगर ये हमारी वस्तु हुई ए बी, तो अगर यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण जाएगी तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी, क्योंकि प्रधान अक्ष से जाने वाली किरण कहाँ मिलती है? फोकस पर ही, फोकस से होकर के ही गुजरती है। और एक प्रकाश की किरण इससे टकरा के यहाँ से भी तो जा सकती है। जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर हुई, और यहाँ से गई तो ये भी कहाँ से जाएगी? ये भी फोकस से ही गुजरेगी। ये इधर प्रकाश की, और ये दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है? फोकस पे मिल रही है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहाँ पे दोनों प्रकाश की किरण मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और चूंकि दर्पण के साइड में ही है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये वस्तु रही इतनी बड़ी और प्रतिबिंब कैसा बना? एकदम छोटा बनेगा, एकदम पॉइंट का जितना बनता है प्रतिबिंब। वही हम इसको लिख करके बता देते हैं आपको। जब वस्तु अनंत पर हो तब, सॉरी अवतल दर्पण में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जब वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। और यह बहुत छोटा बनता है। ये रही उसकी स्थिति, अर्थात कि प्रतिबिंब कहाँ बना। जब वस्तु अनंत पर है तो दोनों प्रकाश की किरण कहाँ मिली? फोकस में मिली, इसलिए प्रतिबिंब फोकस पे बना। अब हम उसकी स्थिति देख लेते हैं, प्रकृति देख लेते हैं कि वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। जैसे कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो जब भी दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। एक बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और जब वस्तु फोकस पे होता है तो मैंने फोकस वाला स्थिति पढ़ाया था तो आपको बताया था कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
और प्रतिबिंब दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, लेकिन जब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये चीज मैंने आपको बताया था। जब अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और दोनों स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 6 टॉपिक है, 6 का 6 टॉपिक आज खत्म हो गया। और इसमें से एक कोई सा भी आता है आपके एग्जाम में, कोई सा भी एक आता है 5 नंबर में चित्र के साथ बनाने के लिए, ऐसा ही चित्र के साथ बनाने के लिए। एक बार मैं इसको आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। आपको अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। दोस्तों अब हम एक बार इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे, अर्थात कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, इसका शॉर्ट रिवीजन हम एक बार करेंगे। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं ये चीज देखिएगा। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पोल, फोकस और सेंटर, और इधर होता है अनंत। एक बार हम इसको शॉर्ट रिवीजन आपको करा रहे हैं, देखिएगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के बीच ही बनता है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। जब प्रतिबिंब फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। यह रहा हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 नंबर, और ये रही हमारी 6 नंबर स्थिति। और ये छोटा प्रतिबिंब, छोटा ये वाला प्रतिबिंब हमारा बराबर बनता है, और ये वाला प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो फोकस पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और ये बनता है, ये 2 प्रतिबिंब यहाँ से छोटा बनता है, ये बराबर बनता है, और ये लास्ट वाला फिर 2 प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और इधर दर्पण के इधर सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, काल्पनिक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जो दर्पण के पीछे बनता है ये हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसको आप लोग एक दो बार इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अनंत पर तो फोकस पर, एक एक इधर बढ़ते चलते जाना है और एक एक इधर, फिर इधर से इधर बढ़ते चलते आना है। अनंत पर तो फोकस पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो यहाँ पे, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। और सिर्फ एक ऐसी स्थिति होती है जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है, और सीधा प्रतिबिंब तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। और ये चीज हर जगह लागू होता है। जहां भी अगर प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनता है तो वहां पे प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के अगर दूसरा तरफ प्रतिबिंब बना तो वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इससे इस प्रकार इसको रिवीजन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और इससे आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और बाकी का उसको आप चित्र सहित भी याद कर लीजिएगा, उसमें से 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को तो हम देख लिए हैं,
अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस उपयोग में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। दोस्तों ये अवतल दर्पण का कुछ उपयोग है, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, और आप लोग इसको 5 टॉपिक को याद रखिएगा, 5 पॉइंट को याद रखिएगा, तो इससे आपका काम हो जाएगा। जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण का मतलब हुआ कि जहाँ पे हम बाल वाल कटवाने जाते हैं तो सैलून में जो लगा रहता है ना दर्पण, वही होता है अवतल, वो अवतल दर्पण होता है और उसी को हम हजामती दर्पण कहते हैं। और टॉर्च तथा वाहनों के हेडलाइट के रूप में, टॉर्च जो हम लोग जलाते हैं, पहले टॉर्च होता था, उस टॉर्च के, और जो गाड़ी होती है, वाहन होती है, उसके जो हेडलाइट होता है उसमें भी हमारा अवतल दर्पण ही लगा रहता है, वाहनों के हेडलाइट के रूप में। रोड लैंप में, जो रोड के किनारे किनारे खंबे में जो लैंप लगा रहता है ना, जो बल्ब जो लगा रहता है, उसको बाहर से कवर किया रहता है कांच का वैसे लगा करके, उसको हम कहते हैं रोड लैंप। उसमें भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और आंख, कान तथा दांत के डॉक्टर, जो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख, कान, नाक, इस सब का जो डॉक्टर होता है, तो वो टॉर्च जो जला करके देखता है हमारे से कि कान में कोई दिक्कत है, तो कान में टॉर्च जो जला करके देखता है, तो उस टॉर्च के आगे जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा होता है, वो अवतल दर्पण होता है, वहां पे भी इसका उपयोग होता है। और सोलर प्लेट में, जो छत पे जो हम सोलर प्लेट लगाते हैं, तो सोलर प्लेट के ऊपर जो दर्पण लगा रहता है उसमें कौन सा होता है, उसमें भी हमारा अवतल दर्पण होता है। तो ये रहा अवतल दर्पण का उपयोग। और अवतल दर्पण आज खत्म भी हो गया है। कल से हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।